विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कोशिका। जैसा कि आपको पता है कि जीव विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जीएस के लिए, और हम कई टॉपिक कवर कर चुके हैं। जस्ट इसके पहले हमने कोशिका को कंप्लीट किया, सेल के बारे में सब कुछ समझा, कोशिका सिद्धांत को समझा, कोशिका के बारे में समझा, कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं ये हमने देखा, और अंत में हमने देखा कि कोशिका में कैसे विभाजन होता है और कैसे पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से अलग होती हैं। इन सब बातों को हमने डिटेल में देख लिया था और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज से दोस्तों हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। अब हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से, और आगे का ये टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है वायरस दोस्तों, ठीक है, विषाणु। हमारा टॉपिक क्या है? विषाणु। विषाणु या विष का अणु। ये कोशिका के बाद जो है, चूंकि कोशिका में हमने देखा कि एक कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीवों में जीवाणु और विषाणु जैसे जीव भी आते हैं। हमने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको क्रम से पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने देखा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, हमने जीवाणुओं को देखा, हमने नीलहरित शैवालों को देखा। तो आज हम पढ़ेंगे विषाणु के बारे में जो विष के अणु हैं, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको पता है विषाणु ऐसे जीव हैं जो हमारे दैनिक जीवन में है तो महत्वपूर्ण भी, लाभदायक भी हैं, लेकिन इनकी कल्पना करते ही हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमेज बनती है। विषाणु या वायरस मतलब खतरनाक। पूरी दुनिया इनसे जो है जूझ रही है और बहुत सारी बीमारियों के कारण है। 2-3 साल से आप कोरोना महामारी से भी जो है लड़ रहे हैं, और ये बीमारी एक वायरस के कारण ही होती है। तो वायरस जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको शुरू से अंत तक हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखा जाए वायरस के बारे में। वायरस या विषाणु। वायरस या इसको हम क्या कहेंगे? विषाणु, या हम कहेंगे इसको वायरस, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक। ये है क्या दोस्तों? हम जानते हैं कि विषाणु है क्या। देखिए, पहली चीज तो जान लीजिए कि विष का अणु है। क्या है ये? विष का अणु है, अणु। तो विष का अणु जो है हमेशा नुकसानदायक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये अपने आप में काफी नुकसानदायक, हानिकारक जीव माना जाता है। अब देखिए, जीव नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिएगा। इसकी विशेषता के बारे में समझने का प्रयास करिए। ये क्या है? अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने देखा कि जो है जब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने वहीं बताया कि विषाणु किन जीवों में आता है? सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अनिवार्य परजीवी है। अनिवार्य परजीवी है। अनिवार्य परजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? परजीवी ऐसे भी होते हैं जो परजीवी का जीवन जीते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर भी निर्भर रह सकते हैं। अनिवार्य परजीवी का मतलब ये है कि इसका अस्तित्व ही परजीवी के रूप में है। मतलब अगर ये किसी परपोषी के सजीव, किसी परपोषी या किसी सजीव के शरीर के साथ रहेगा, तभी ये जो है अपना गुणन कर पाएगा, जनन कर पाएगा। इसके अलावा ये निर्जीव के रूप में, क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। बहुत बहुत सालों तक इसको क्रिस्टल के रूप में भी हम रख सकते हैं। कहने का मतलब ये केवल परपोषी के जीव में, परपोषी के शरीर में गुणन कर सकता है। ये जो गुणन करता है केवल परपोषी के शरीर में करता है। स्वतंत्र अवस्था में ये निर्जीव की भांति पड़ा रहता है। तो ये जो है बहुत ही अलग विशेषता है जो और जीवों से या निर्जीवों से इसको अलग बनाती है। इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे? इसको हम सजीव कह सकते हैं या निर्जीव कह सकते हैं? तो हम इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। देखिए, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जब निर्जीव अवस्था से सजीव अवस्था की तरफ कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तो उसी के बीच में जो वायरस थे या विषाणु थे, वो किन्हीं वजह से जैविक अणुओं में परिवर्तित होने से वंचित रह गए।
मतलब वो क्या हो गए, उनके अंदर दोनों के बीच के गुण आ गए, मतलब सजीव के भी और निर्जीव के बीच। तो कहने का मतलब ये आदिम, एक तरह से आदिम कण है जो कुछ गुण जो है सजीवों के भी रखते हैं और कुछ गुण जो है निर्जीवों के भी रखते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, इनमें कुछ गुण सजीव के हैं, कुछ निर्जीव के हैं। आइए देखेंगे क्या क्या गुण इनके सजीव के हैं और क्या क्या गुण निर्जीव के हैं। ठीक है, वायरस को समझते हैं अच्छे से कि वायरस असल में किन चीज़ों में ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये इनका जो बाहरी आवरण होता है, इनकी संरचना समझ ले थोड़ा सा। बाहरी आवरण जो होता है दोस्तों, वो किसका बना होता है, वो निर्मित होता है प्रोटीन से, प्रोटीन से निर्मित होता है। इसकी जो बाहरी संरचना होती है वो प्रोटीन से निर्मित होती है, और जो अंदर की संरचना है वो किस चीज की बनी होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब एक तरह से ये न्यूक्लियोप्रोटीन का कण है जो बाहर से प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। ये अति सूक्ष्म जो है एक ऐसा कण है जो बाहर से प्रोटीन के खोल से घिरा रहता है, और अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, इसमें आनुवंशिक डीएनए या आरएनए भी पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई कि जब हमने ये देख लिया कि इसको जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जा सकता है, तो हम इसको क्रम वाइज देखेंगे कि कौन कौन से गुण इसके ऐसे हैं जो इसे सजीव की श्रेणी में रखते हैं और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो इसे निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। अब देखिए, वायरस की खोज किसने की, ये सवाल जो है पूछा जा सकता है परीक्षा में। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। एक फैक्ट आप जान लीजिए, रूसी वनस्पति विज्ञानी, जैव विज्ञानी आप कह सकते हैं, लेकिन जैव विज्ञान में ये किस चीज के विद्वान थे, बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के। तो रूसी वनस्पति विज्ञानी थे, नाम था इनका इवानोवस्की। इवानोवस्की ने जो है विषाणु की या वायरस की खोज की थी। और सबसे पहले किसने खोज की थी, तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, किसके रूप में, मोज़ेक वायरस के रूप में, मोज़ेक वायरस के रूप में। इसको कहेंगे हम टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी मतलब पत्तियों में, मोज़ेक मतलब चितकबरापन। मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब होता है चितकबरापन, चितकबरापन। तो जो चितकबरापन होता है, ऐसे करके जैसे ऐसे पत्तियां हैं तो आपने देखा होगा ऐसे डॉट 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 जो है चितकबरी हो जाती है। ये जो है आलू में भी होती है। ठीक है, पोटैटो मोज़ेक वायरस, इसी तरह आलू में भी पोटैटो मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, तो ये मोज़ेक का मतलब क्या है, पत्तियों में चितकबरापन आ जाता है। तो सबसे पहले ये चितकबरापन या मोज़ेक जो है किस में देखा गया इनके द्वारा, तंबाकू की पत्तियों में। तो इसको इन्होंने क्या दिया, वायरस नाम दिया। तो ये आपको खोज के बारे में भी स्पष्ट हो गया। अब आइए देखते हैं क्रम से किसमें कौन से गुण ऐसे हैं जो सजीव के हैं और कौन से गुण ऐसे हैं जो निर्जीव के हैं, ताकि आप स्पष्ट पॉइंट वाइज एकदम स्पष्ट हो जाए आपके समझ। चलिए, आनुवंशिक पदार्थ, सबसे पहला है आपका सजीव का गुण देख लेते हैं, सजीव के गुण। उसके बाद यहां देखेंगे हम इसके निर्जीव के गुण, निर्जीव के गुण। सजीव के गुणों में हमने क्या देखा, सबसे पहला देखा कि आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ है, आपको पता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की उपस्थिति होती है, डीएनए या आरएनए की उपस्थिति होती है। ये क्या है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों में से कोई ना कोई एक जो है आनुवंशिक पदार्थ वायरस में पाया जाएगा। इसका मतलब है कि
कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। और ये किसका गुण लक्षण है? ये सजीव का लक्षण है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, सजीवों के लक्षण के रूप में एक लक्षण इसमें पाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा गुण देख लेते हैं कि इसमें जो है गुणन होता है। क्या होता है? गुणन होता है। मतलब गुणन का मतलब जनन कह सकते हैं आप, एक तरह की जनन की प्रक्रिया है। गुणन मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना। अब देखिए, गुणन होता जरूर है, ये बात अलग है कि ये केवल परपोषी के शरीर पे ही, परपोषी के शरीर पर निर्भरता की अवस्था में ही होगा, निर्भरता की अवस्था में ही होगा, में ही संभव है। मतलब ये गुणन तभी संभव होगा जब वायरस किसी परपोषी के शरीर पर निर्भर हो। मतलब ये परजीवी के रूप में जब किसी दूसरे सजीव के ऊपर निर्भर होता है, उसी समय ये गुणन संभव है, अदरवाइज गुणन संभव नहीं है। लेकिन गुणन होता जरूर है। तो गुणन होता है तो ये किसका लक्षण है? सजीव का लक्षण है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें जो है निर्जीव के लक्षण। मतलब दो महत्वपूर्ण चीजें हैं सजीव के लिए। एक है इसमें आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, और दूसरा क्या है? इसमें गुणन होता है, परपोषी के ही शरीर में सही, लेकिन गुणन की प्रक्रिया होती है। अब आइए इसमें निर्जीव के गुण देखते हैं कि कौन से गुण ऐसे हैं जो इसे निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। सबसे पहला जो गुण है कि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, कोशिका नहीं पाई जाती। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग होते हैं, और कोशिकांगों का अभाव होता है। आपने इसके पहले कोशिका टॉपिक को पढ़ा, उसमें आपने देखा, कोशिका के बारे में देखा कि उसमें कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। कुछ विकसित कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, लेकिन और भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। हमने देखा कि कोशिकाओं में जो है कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों में नहीं पाए जाते, जैसे हरित लवक प्लास्टिस जो होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम है, रिक्तिका है, रसधानी है, ये सारे कोशिकांग हैं जो कभी कभी दोनों में पाए जाते हैं, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में, कभी कभी किसी एक में पाए जाते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाइसोसोम आपने देखा, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये सवाल भी पूछता है। तो अब देखिए, इसमें वो तरह की कोशिका और कोशिकांगों का अभाव होता है जो किसी भी सजीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इसमें उपस्थिति आवश्यक है। तो इनकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख गुण है निर्जीव होने का वायरस के, इसमें जो है जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं क्या है किसी जीव की? महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सारी जो महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं हैं ये इसमें नहीं घटित होती हैं, इसमें नहीं पाई जाती। तो अगर जैविक प्रक्रिया नहीं पाई जाती तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जो है निर्जीव है। और तीसरी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है निर्जीव होने की? क्रिस्टल। आप समझते हैं, रवेदार दाने जो होते हैं उनको क्रिस्टल कहते हैं। तो किसी भी निर्जीव पदार्थ को, जो भी पदार्थ होता है, चाहे बालू हो चाहे कोई पाउडर हो, आप पाउडरी फॉर्म में जो है निर्जीव पदार्थों को भर के बोतल में रख सकते हैं। सजीव पदार्थों के साथ ऐसा संभव नहीं है, लेकिन विषाणु के साथ संभव है कि क्रिस्टल रूप में रखे जा सकते हैं। क्रिस्टल के रूप में इन्हें शीशी में बंद करके या बर्तन में भर के रखा जा सकता है, और बहुत सालों साल तक इनको रखा जा सकता है। और कमाल की बात देखिए,
जैसे ही इनको कोई सजीव शरीर मिलेगा फिर से अपनी अवस्था में आ जाएंगे, गुणन करना शुरू कर देंगे। परपोषी के शरीर में जैसे ही पहुंचेंगे गुणन करना शुरू कर देंगे। इतने खतरनाक है, मतलब ये मृत्यु इनकी नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए कि क्रिस्टल के रूप में रखे जाने का जो गुण होता है, ये गुण भी उनको निर्जीव की श्रेणी में रखता है। तो हमने स्पष्ट देख लिया दोस्तों, इसमें कैसे हमने देखा कि सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के गुण, हमने दोनों को स्पष्ट देख लिया। ठीक है, चलिए आइए कुछ चीज़ों को देख लिया जाए, आगे देख लिया जाए कुछ चीज़ों को। वायरस को अच्छे से समझना है क्योंकि सवाल जरूर पूछता है। वायरस से होने वाले रोगों को भी हम देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हें जो है लुई पास्चर ने भी एक नाम दिया था। लुई पास्चर और एक बीजरिक वैज्ञानिक थे, बीजरिक। इन्होंने इसे इसी जीवित तरल संक्रामक नाम दिया था, जीवित तरल संक्रामक। इनकी संक्रामकता का खतरा इतना ज्यादा था कि इस आधार पर इनको जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था। किसने दिया था? लुई पास्चर जो है टीके के लिए भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने टीका बनाया था, टीके का निर्माण, टीका बनाया। किसका बनाया? चेचक का टीका। ठीक है, ये रेबीज का टीका बनाया था इन्होंने। किसका टीका बनाया था? रेबीज का। अभी हम इस बीमारी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका टीका किसने बनाया था? इसका टीका बनाया था लुई पास्चर ने। चलिए ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमको संरचना हमने इसकी देख ली। अब देखिए दोस्तों, इसको हमको जो देखना है, इसके प्रकार देखने हैं। देखिए, वायरस होते 3 प्रकार के, वायरस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वायरस के प्रकार। अब चूंकि एक चीज हमको क्लियर हो गई है कि ये क्या करते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे सजीव के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। यही आधार है इनका, 3 भागों में बंटने का यही आधार है। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के। ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं? जो इनका सबसे पहला प्रकार है वो है पादप विषाणु। वो कौन से हैं? पादप विषाणु। ठीक है, दूसरा क्या है? जंतु विषाणु, जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं, जंतु विषाणु। अब तीसरा है बैक्टीरियोफेज, इसको हम जीवाणु भोजी भी कह सकते हैं, जीवाणु भोजी। मतलब 3 कैटेगरी के होते हैं। किस पे ये निर्भर करते हैं? उस आधार पे। अगर ये किसी पादप को अपना जो है परपोषी बनाते हैं, उसके ऊपर निर्भर रख के अपना गुणन करते हैं, तो वो कौन से विषाणु होंगे? पादप विषाणु। जंतुओं के साथ जब ये जो है परजीवी के रूप में रहते हैं तब ये जंतु विषाणु होंगे। और कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो गुणन के लिए किस पे निर्भर करते हैं? जीवाणुओं पर, मतलब जीवाणुओं को ये भोजन करते हैं, मतलब जीवाणु भोजी विषाणु कहे जाते हैं। आइए देखते हैं इनको क्रम से। इनका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है पादप, इसमें एक पॉइंट, 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझने का प्रयास करिए। पादप विषाणु में, जंतु विषाणु में और बैक्टीरियोफेज विषाणु में, पादपों में सबसे पहले इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इनका जो न्यूक्लिक, अभी हमने बताया ना कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए होगा या डीएनए होगा, जिससे जो है आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है? रिबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए पाया जाता है। जो पादप विषाणु होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। जंतु विषाणु में क्या होता है? इसमें डीएनए पाया जाता है, या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है।
क्लियर हुआ। तो बैक्टीरियोफेज में हमने देखा डीएनए पाया जाता है, हमने जंतु विषाणु में देखा कि डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, और पादपों में क्या होता है, पादपों में केवल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब उदाहरण तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मान लीजिए जंतु में तो बहुत सारे हैं, जैसे चेचक है, पोलियो है। पादपों में भी आपने देखा, पादपों में भी आप टोबैको मोज़ेक वायरस आपने देखा है, टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू का मोज़ेक वायरस रोग आपने इसका देखा। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये जो है एक तरह का वायरस का रोग है, किसमें, केले में होता है। पोटैटो मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस जिसको हम क्या कहते हैं, PMV, पोटैटो मोज़ेक वायरस। मतलब TMV जैसे जो है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, वैसे पोटैटो मोज़ेक वायरस होता है आलू में। ये किस में पाया जाता है, आलू में। केले में जो वायरस होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, इस रोग को, बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो पादप आपने देखा, जंतु विषाणु तो बहुत सारे हैं, और इसमें क्या होता है, एक पाया जाता है T2 फेज। ये विषाणु है जो जीवाणुओं को खाता है। क्या नाम है इसका, T2 फेज। तो ये ध्यान दीजिए, ये तीनों का अपना विभाजन है। पादप विषाणु में ध्यान दीजिएगा आरएनए पाया जाता है, जंतुओं में डीएनए या कभी कभी आरएनए, और इसमें डीएनए पाया जाता है। तीनों का उदाहरण देख लीजिए। T2 फेज पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में। मतलब बैक्टीरियोफेज मतलब वो विषाणु जो जीवाणुओं को अपना आहार बनाते, जीवाणु को खाते हैं। और जंतु और पादप आपको क्लियर ही है। आइए इनको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि इनसे लाभ क्या है हमें। हानि तो हमें एकदम क्लियर ही है कि इनसे हानि ही हानि है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके कुछ लाभ भी हैं, वो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि लाभ भी जानना आवश्यक है। अब देखिए लाभ इनके क्या है, इन जीवाणुओं से, इन विषाणुओं से हमें लाभ क्या है, विषाणुओं से लाभ। हम लाभ देखते हैं कि इनसे लाभ क्या है। तो साइनोफेज, एक विषाणु होता है साइनोफेज, और एक होता है बैक्टीरियोफेज। ये जो साइनोफेज होता है, आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम तो सुना ही होगा। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया किसको कहते हैं, हम जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देख रहे थे, जिसमें माइकोप्लाज्मा, जिसमें जीवाणु, प्रोटोजोआ संघ के जीव, और नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब देखिए नील हरित शैवाल मान लीजिए कहीं अवांछित रूप से अधिक मात्रा में हो जाए, तो उनको नष्ट करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए इस विषाणु का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से विषाणु का इस्तेमाल किया जाता है, साइनोफेज। मतलब साइनोफेज वो विषाणु है जिनको साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इनकी संख्या अवांछित हो जाती है, वहाँ इनकी सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज समझते हैं। इसको हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि ये कौन से विषाणु है, ये जीवाणु भोजी विषाणु है, जीवाणु भोजी विषाणु है। मतलब जल में जो दूषित जल होता है उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, उनको खाने का काम कौन वायरस करता है, बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है, जल को शुद्ध करने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिएगा, ये जल को सड़ने से क्या करता है, बचाता है।
सड़ने से बचाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपने सुना होगा कि जो है गंगा जी का जल जो है हमेशा शुद्ध रहता है, पीने योग्य रहता है। ऐसी इसमें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये कभी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं? इसका कारण क्या है? इस जल में बैक्टीरियोफेज विषाणुओं की संख्या पर्याप्त है। इन विषाणुओं की संख्या पर्याप्त रूप से पाई जाती है। इस आधार पर उसका जल हमेशा जो है बैक्टीरिया से मुक्त रहता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। ये जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, ये जीवाणुओं को खा जाते हैं, ऐसे जीवाणु जो जल को सड़ाते हैं। तो ये जल हमेशा शुद्ध बना रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो ये किस वजह से होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से। और साइनोफेज किसके लिए इस्तेमाल होता है? साइनोबैक्टीरिया की सफाई के लिए, नीलहरित शैवाल की सफाई के लिए। चलिए, ये 2 लाभ आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हानियां तो ढेर सारी हैं, ठीक है। बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बीमारियों को हम आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए, ये तो लाभ था, अब इसको हटा दिया हमने। हानियां देखेंगे, हानियां बहुत सारी हैं। पहले देखेंगे क्या हानियां? पादपों में होने वाले रोग तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोटैटो मोज़ेक वायरस, ये किस में होता है? ये होता है पोटैटो में या आलू में। अब टोबैको मोज़ेक वायरस, ये किस में होता है? तंबाकू में, जिसमें पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं, उन पे धब्बे पड़ जाते हैं। चलिए ठीक है। अब बंकी टॉप ऑफ बनाना हमने देख लिया था। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये किस में होता है? केले में। ये इंडोनेशिया से आया है, हमारे यहाँ ये कहाँ से आया है विषाणु? इंडोनेशिया से आया है। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो पादपों में इस तरह के कुछ विषाणु हैं। आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जंतुओं में, उसको हम लोग देख लेते हैं। जंतुओं में होने वाले वायरस से रोग, वायरस से होने वाले जंतुओं में रोग। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जंतुओं में होते हैं, मनुष्यों में। वैरिसेला विषाणु खतरनाक विषाणु है। इसकी वजह से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? छोटी माता का एक रोग होता है, जिसको क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स का जो रोग होता है, छोटी माता का रोग होता है। दरअसल ये किसी दैवीय आपदा की वजह से नहीं होता है, जैसी कि मान्यता है, कुछ लोग ये मान्यता रखते हैं। ये होता है एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है वैरिसेला वायरस। इसमें क्या होता है चिकन पॉक्स में? इसमें होता है कि शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं, पूरे शरीर में छोटे छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। पहली बात, शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उन दानों में साफ तरल भरा होता है। क्या होता है? साफ तरल भरा होता है। अब देखिए, इसमें और क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, दाने आएंगे, क्या आएंगे? शरीर पे दाने, हल्का सा बुखार आएगा, शरीर पर छोटे छोटे दाने आ जाएंगे, हल्का हल्का क्या होगा? बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, इसके क्या है? लक्षण है। इसका ध्यान दीजिएगा, कोई सीधा उपचार नहीं है। ठीक है, उपचार नहीं है। इसमें केवल एक ही निदान है कि रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखें और इंतज़ार करें कि अपने आप ये ठीक हो जाए। अब देखिए, इसमें क्या होता है? चूंकि ये संक्रामक है, क्या है? संक्रामक है। तो संक्रामक है तो फिर क्या होगा? रोगी की जो श्वास है या छींक है, श्वास और छींक के माध्यम से ये और लोगों में फैलता है। मतलब रोगी के आसपास जो है, अगर कुछ लोग संपर्क में आते हैं तो उनको भी श्वास या
छींक के माध्यम से संचरित हो सकता है, मतलब संक्रामक रोग है इसलिए संचरण की संभावना प्रबल है। तो ये चीज़ जान लीजिए। उसको एकांत में बिना उपचार चूंकि है नहीं उसका, तो स्वच्छ वातावरण में रखें और जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ दिन बाद ये चिकन पॉक्स अपने आप ठीक हो जाता है। ये होता किस वायरस की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वायरिसेला वायरस की वजह से। ठीक है, ये हमारा हो गया छोटी माता। अब एक और होता है इसी में एक और वायरस होता है इसी से मिलता जुलता, कौन सा, वेरियोला। ये कौन सा वायरस है, वेरियोला वायरस। वेरियोला क्या करता है, वेरियोला वायरस ये भी पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। किस तरह के पॉक्स के लिए, ये होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है वेरियोला वायरस। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर पे जो है दाने आ जाते हैं, फुंसी आ जाते हैं, जिसको हम चेचक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चेचक या स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम चेचक भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले चेहरे पे दाने आएंगे, लाल लाल दाने आएंगे चेहरे पे। उसके बाद पूरे शरीर पे दाने फैल जाएंगे, पूरे शरीर पे दाने फैल जाएंगे। उनमें खुजलाहट होगी, उनमें जो है पस भरा रहता है, साफ तरल पस भरा रहता है। फिर वो क्या होते हैं, वो स्फोटों के रूप में होते हैं, मतलब वो फूटते हैं, उसमें से पानी निकलता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे दाग पड़ जाते हैं, मतलब ये निशान छोड़ जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं वो हमेशा दिखते हैं। ठीक है, इसका जो है टीका उपलब्ध है। चेचक के टीके के रूप में जो है इसका इलाज उपलब्ध है। चेचक का टीका क्या है, उपलब्ध है। जैसे हमने देखा कि चिकन पॉक्स का टीका उपलब्ध नहीं था, लेकिन चेचक का टीका उपलब्ध है। और रोगी को संपर्क से दूर रखना चाहिए, और लोगों के संपर्क से रोगी को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये भी संक्रामक है, इसलिए फैलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ठीक है, चेचक भी क्लियर हो गया दोस्तों। आइए देख लेते हैं, आइए पोलियो के बारे में जानते हैं। पोलियो भी बहुत खतरनाक बीमारी है, जो कि मेरुरज्ज और अस्थिमज्जा को डिस्टर्ब करती है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। पोलियो आपके लिए जानना आवश्यक है। पोलियो मेलाइटिस, पोलियो मेलाइटिस, पैरालिसिस हो जाता है इसमें, आपने देखा होगा। तो ये किस वायरस की वजह से होता है, उस वायरस का नाम ही है पोलियो मेलाइटिस। क्लियर हुआ, पोलियो मेलाइटिस। अभी होता क्या है, कैसे होता है, ये भोजन एवं जल के साथ क्या होता है, बच्चों की आंत में पहुंच जाता है। भोजन और जल इसका क्या है, सीधा सा कारण है। इसकी वजह से क्या होगा, ये बच्चों की आंत में पहुंच जाएगा, बच्चों की आंत में पहुंच जाएगा। और आंत से क्या करेगा, रुधिर के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये रक्त के माध्यम से ये पहुंच जाता है मेरुरज्ज में। कहाँ पहुंचेगा, मेरुरज्ज में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्ज जो होती, मेरुदंड जो होती है, वहां पर ये पहुंच जाएंगे और तंत्रिकाओं को क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये तंत्रिकाओं को क्या करेंगे दोस्तों, क्षतिग्रस्त कर देंगे। मतलब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। और क्या करेंगे, जैसे मेरुरज्ज काम क्या करता है, मेरुरज्ज तंत्रिकाओं को नियंत्रित करता है, तो तंत्रिकाओं को नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। तंत्रिकाएं जो होती हैं वहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी। फिर मांसपेशियां क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, अब देखिए, जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, मेन सिस्टम कहाँ है, मेरुरज्ज से जब मैसेज भेजना होगा किसी भी मांसपेशी को काम करने के लिए, तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं,
तो मांसपेशी तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो गए। जो मैसेज लेके जाती हैं मांसपेशियों तक वो तंत्रिका कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनके डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि वो जो है मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, लकवा। क्या हम बोलेंगे, लकवा, क्योंकि वहां तक मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है कोई फंक्शन करने के लिए, मांसपेशियों तक मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है, तो ये लकवा की कंडीशन हो जाती है। अच्छा, मस्तिष्क का एक श्वास केंद्र भी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का श्वास केंद्र होता है। इस बीमारी में क्या होता है, मस्तिष्क में श्वास केंद्र होता है, श्वास लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो रोगी कभी कभी क्या होता है, ठीक से सांस नहीं ले पाता। रोगी सांस लेने में क्या करता है, असहज महसूस करता है, सांस लेने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता, क्योंकि मस्तिष्क में जो होता है श्वास केंद्र होता है, वहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, वहाँ की मांसपेशियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में उसको असुविधा होती है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें जो है मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाएंगी, कमर के पास का हिस्सा निष्क्रिय हो जाएगा, कमर के पास का जो हिस्सा होता है, कटी प्रदेश जिसको कहते हैं, कटी प्रदेश भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो पोलियो में क्या होता है, विकलांगता का रोग हो जाता है। ये क्या होता है, विकलांगता का रोग हो जाता है। कुछ होता नहीं है, मेन चीज होती है कि जो मांसपेशियां कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जब तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, तो होगा क्या कि वहां तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचा पाएंगी मांसपेशियों तक किसी भी काम को करने के लिए। तो होता क्या है, वहां लकवा मार जाता है, फिर इससे विकलांगता पैदा हो जाती है। तो इससे दो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमने देखा, एक तो मेरुरज्जु और दूसरा कौन सा होता है, अस्थिमज्जा या बोन मैरो या अस्थिमज्जा अंग प्रभावित होता है, और मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड जो होता है, मेरुदंड होता है, वो इससे प्रभावित होता है। ये तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। तो ये कहाँ अटैक करता है, तंत्रिका तंत्र पे। हमने इसका वायरस देखा दोस्तों, पोलियोमेलाइटिस बच्चों में होता है, और कैसे काम करता है हमने पूरी बात आपको बता दी। तो ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। चलिए आगे के टॉपिक में कुछ और महत्वपूर्ण बीमारियों को हम डिस्कस करेंगे जो वायरस से होती हैं, और वायरस के टॉपिक को पूरी तरह से हम समझेंगे अगले टॉपिक में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।